एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका जो सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, सेट बी का पूरा सॉल्यूशन 1 से लगाकर 23 तक के क्वेश्चनों का पूरा सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपको 75 में से 75 नंबर दिलाना, ठीक है, मेरी जवाबदारी है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है, ठीक है, तो इसमें से रबी की फसल जो है वो है आपकी चना, क्योंकि चना जो है वहां ठंड में बोया जाता है और ठंड वाली फसल को कहते हैं रबी की फसल। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है, ठीक है, तो चेन्नई एकदम राइट रहेगा। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं, यहां से देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, ये सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया, ठीक है, 1960 में सीमांत सड़क संगठन स्थापित किया गया था। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे, तो लगभग 20 करोड़ लोग। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया, 1956 में। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है, 3/4। इसी तरह हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ बढ़िया से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला देखिए यहाँ पर, ये पहला का ऑप्शन आ जाएगा, दूसरे का आपका चेन्नई है, ठीक है, तीसरे में आपका 1900 यानी कि 196 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 बिलियन आ जाएगा, और पाँचवें का यदि बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1956 आ जाएगा, और 3/4, ठीक है। ये अब रिक्त स्थान को देखिए, मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है, ठीक है। मैंने पहले से भर लिए थे जितने जो चीज़ है, मैं चाह रहा हूँ कि कम समय आपके पास है, और मेरी वजह से देख लीजिए, मेरी वजह से आपको 75 में से 75 नंबर मिले तो मुझे मेरे लिए इससे बड़ी खुशी नहीं होगी, ठीक है। मुझे कोई मतलब नहीं सब्सक्राइब आप करें या ना करें, ठीक है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो तरह तरह के कमेंट करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, तो मेरी पूरी जवाबदारी है आपको अच्छे नंबर दिलाने की। मेरा जो जीवन का लक्ष्य केवल इतना सा है कि आपकी जब मार्कशीट आए तो उसमें मेरा कुछ हिस्सा रहे। कैसा हिस्सा, कि मेरी वजह से यदि आपको, ठीक है, 10% या 20% ज़्यादा बनी, जैसे आपकी 70 बनने की थी, ठीक है, आपके 80-85% बनी, ठीक है, तो जीवन भर आप मुझे याद करोगे, ठीक है। यही मैं आपके दिलों में बसना चाहता हूँ हमेशा के लिए, तो यही मेरा उद्देश्य, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही होता है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर का है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में है सही जोड़ी, वायु प्रदूषण का कारण, ठीक है। वायु प्रदूषण का जो कारण है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। करेंसी जो है देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। चाय की बात करें तो असम आ जाएगा। गैर प्रजातंत्री देश चीन, ठीक है। नेपोलियन की हार 1815, और कांडला का आ जाएगा आपका गुजरात, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर है, ठीक है। हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने के में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का किया जाता है। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा, 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है, सामाजिक अपेक्षाओं पर। बेल्जियम की जो भाषा है वो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। जीडीपी का सबसे अधिक योगदान कौन से क्षेत्र में होता है, तो तृतीयक क्षेत्र में होता है। जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है। उनको मैं, ये तो आप याद कर लोगे, क्वेश्चन आंसर याद करने में आपको कठिनाई होती, तो मेरी जवाबदारी है मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बहुत ही सरल लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, सत्य बात है, ठीक है। भारतीय संघ की कई इकाइयाँ बहुत ही कम अधिकार है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तीसरा जो है वो असत्य, चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा असत्य रहेगा, छठा आपका एकदम राइट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चनों का मैं अभी समझा रहा हूँ, पहले पेपर देख लीजिए ताकि हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको प्रश्न पता चल जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्यूशन समझाऊंगा हिंदी मीडियम वालों का पूरा, देख लीजिएगा। आपको 1 रुपया शुल्क नहीं देना है। बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, एनसीईआरटी कोचिंग के नाम पर जो आपका अपना चैनल है ये एनसीईआरटी कोचिंग, इस चैनल के नाम से बहुत सारे लोग आपसे फर्जी पैसे ले रहे हैं। ठीक है, गूगल पर आप सर्च करोगे तो बहुत सारी जो वेबसाइट है, ठीक है, इसी चैनल के थंबनेल उठाकर वहाँ पर रख रही है, बच्चों को भ्रमित कर रही है। ठीक है, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि, ठीक है, कि आपको दूसरी जगह के वीडियो नहीं देखना है। मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि आपको किसी को भी 1 रुपया शुल्क नहीं देना है, बस सीधी सी बात है। सारी चीज़ें मैं वीडियो में बोल रहा हूँ एकदम फ्री सारी चीज़ें दूंगा, मैं 1 रुपया शुल्क नहीं लूँगा जीवन भर। ठीक है, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी। आप तो अच्छे अंक प्राप्त करिए। फिर मैं बता दूं, मेरा उद्देश्य यही है कि मार्कशीट जब आए आपकी, ठीक है, अंक सूची जब आए तो आपके चेहरे पर एक खुशी की लहर हो, बस वो खुशी की लहर में ही, ठीक है, मुझे पूरी संतुष्टि है। ठीक है भैया, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, उदाहरण दीजिए। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय है। सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए। परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर। ठीक है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स कम्युनिकेशन। ठीक है भैया, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है तथा क्यों। राज्य राजमार्ग से क्या आशय है। हायर परचेस व्यवस्था क्या है। वीटो निषेधाधिकार से क्या अर्थ है। जाबर कौन थे। औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है। गुटखा से क्या आशय है। कंपोजिटर व गेली क्या है। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कब, कहाँ और कैसे विकसित हुई। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पूरे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करूंगा, जैसा वादा किया है पूरा निभाऊंगा। 4 तरह के पेपर बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है 4 तरह के पेपर कर लीजिए। 75 में से 75 नंबर मेरी जवाबदारी है। ठीक है, हिंदी में भी वही आया था जो बताया था, पर ठीक है, जिन बच्चों ने, अब देखिए कि एक तरह का पेपर देखते हैं और तरह तरह के कमेंट करते हैं, फिर ठीक है, तो इसलिए आप चारों तरह के पेपर देखिए और फिर मिलान करिए। ठीक है, आता है या नहीं आता है। ठीक है, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। ठीक है भैया, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से एकात्मक शासन के दोष बताने हैं। हमें भारत में औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्या जरूरत है, ऋणों की। ठीक है, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं। लौह और अलोह खनिज के बारे में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों लिया। ठीक है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच में अंतर। तो ये टोटल 23 प्रश्न थे, मैंने 23 प्रश्न तो आपको पूरे बता दिए। चलिए, अब जो आपका ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, यहाँ से हम बढ़िया से सॉल्यूशन को समझते हैं। और अजैव संसाधन क्या होते हैं, ठीक है, उदाहरण दीजिए। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे हो रही है, जीव मंडल से होती है। किससे, जीव मंडल से, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जिसमें जीन व्याप्त होता है, यानी कि यहाँ पर जीव है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ने तैयार किए तो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। तथा जिसमें क्या है, जीव व्याप्त है, मानव है, वनस्पति जात है, पशुधन, इनमें सब में क्या है, जान है, कुल मिलाकर बात है। अजैव संसाधन किन्हें कहेंगे, ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, निर्जीव, उन्हें कहते हैं अजैव। उदाहरण के लिए चट्टान, धातुएं, कोयला, गैस आदि। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसी के अथवा वाला जो प्रश्न है वहां देखिए क्या है, प्रश्न को देखते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए मृदा अपरदन को समझ लेते हैं। तो देखिए, मृदा अपरदन, अपरदन का मतलब होता है कटाव या बहाव। ठीक है, ध्यान समझिएगा, कटाव या बहाव। तो मृदा का जो कटाव होगा या उसका बहाव होगा, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। 2 नंबर का, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अगला देखते हैं, पवन अपरदन किसे कहते हैं। देखिए, पवन अपरदन, ध्यान से समझिए, पवन अपरदन का मतलब क्या है। अपरदन का मतलब यह बताया हमने, कटाव या बहाव। तो भैया देखिए, पवन यानी कि हवा, हवा के द्वारा जब मिट्टी ठीक है बहेगी, उड़ेगी, तो ठीक है, आप जानते हैं कि हवा के द्वारा क्या है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाएगी, बस यही कहलाएगा आपका पवन अपरदन। देखिए, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मिट्टी यानी कि मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया। ठीक है,
किसके द्वारा? हवा के द्वारा जो मिट्टी है उसको उड़ाने की प्रक्रिया, यानी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया। देखिए बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझा रहा हूं। यही प्रश्न आएंगे, हुबहू आएंगे, पूरी गारंटी, आप अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है। जिन बच्चों को भरोसा है वो कंप्लीट करिएगा, ठीक है। यही मैंने कोचिंग में भी पढ़ा है, यही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप और कोचिंग में कोई मतभेद नहीं है, आप भी मेरे एक परिवार की तरह हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक है। तो हवा के द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पवन अपर्दन कहलाती है। चलिए इसके बाद अगला देखिए, अगला है समोच्च जुताई किसे कहा जाता है? क्या है प्रश्न आपका? समोच्च जुताई। देखिए समोच्च जुताई का मतलब क्या है? जो ढाल वालू क्षेत्र होते हैं ना, ठीक है, उन पर कैसे बताऊं आपको, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपके ढाल है, जैसे कोई भी एक जमीन है वो इस तरह की है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये इस तरह की जमीन है ढालू, तो इन पर क्या करेंगे? खेती इस तरह से खेती करेंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ताकि यहाँ से जो मिट्टी बहे वो यहाँ आकर रुक जाए, यहाँ से थोड़ी बहुत यहाँ रुके, यहाँ रुके, इस तरह मिट्टी का जो कटाव है वो थोड़ा सा, मिट्टी का कटाव तो होगा भैया, जैसे आप जानते हैं कि ढालू क्षेत्र थोड़ा बहुत होगा, पर उनको काफी हद तक रोका जा सकता है, बस इसे कहते हैं समोच्च जुताई। देखो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर, ठीक है, ढाल वाली जो भूमि है उस पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल के बहाव की गति क्या हो जाती है? घट जाती है। इसे ही समोच्च जुताई कहा जाता है, ठीक है। अब खरीफ की फसलों के नाम देखिए, रबी, रबी का मतलब क्या होता है? देखिए ये तो यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे, पर आपको याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। रबी, रा से रबी हो गया है, ठीक है, खा से खरीफ हो रहा है, पर दोनों में अंतर देखिए, इसमें 3 आपके क्या है? अक्षर है, इसमें 2 अक्षरों से मिलकर बनाए, तो जिसमें 3 अक्षर है यानी कि सोयाबीन और गेहूं, 2 ध्यान नाम दीजिए, तो सोयाबीन और एक गेहूं, दोनों में आप बताइए छोटा कौन है? गेहूं, लिखने में गेहूं छोटा रहेगा, तो यहां पर रबी भी देखिए छोटा है, गेहूं भी छोटा, खरीफ यानी कि सोयाबीन और खासे खरीफ, खासे सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ से ध्यान से रख लीजिए बात को कि देखिए गेहूं आ गया इसमें, अब गेहूं के साथ साथ आप जो समझ गए जो जो आइटम बोए जाते हैं, जो मटर, चना, सरसों, ठीक है, ये मुख्य रूप से कौन सी रबी की फसल है? ठंड में बोई जाने वाली फसल। खरीफ जो है बरसात में बोएंगे, तो यहाँ इसमें सोयाबीन आएगा, मक्का आएगी, चावल आएगी, बाजरा आएगा, तुअर आएगी। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है विचार कि जो मक्का है वो तो ठंड में भी बोते, गर्मी में भी बोते, पर लेकिन जो मुख्यतः है इसको फसल ये मुख्य रूप से बोई जाती है खरीफ में, ठीक है ना, बारिश में, इसलिए इसको खरीफ की फसल कहा जाता है, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया था पहले वीडियो में कि मक्का जो है सर वो तो रबी की फसल भी हो सकती है क्योंकि रबी में भी बोई जा सकती है, तो नहीं भैया, ठीक है, मक्का जो है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आएगी क्योंकि उसका जो बोने का सीजन रहेगा था वो सिंपल सी बात है बारिश में बोई जाती है। अब देखिए भारत में उगाए जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? तो देखिए मुख्य रेशेदार फसलें, कपास, देखिए रेशेदार फसल का मतलब क्या है? जिनसे रेशे प्राप्त हो, ऊन प्राप्त हो, ठीक है, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। आधारभूत उद्योग किन्हें कहते हैं या इनसे क्या से उदाहरण सहित समझाइए। देखिए आधारभूत ऐसे उद्योग जो अन्य दूसरे उद्योगों के लिए क्या करे? आधार का काम करें, नीचे नींव का काम करें, तो वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, क्या होते हैं? वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के क्या होंगे? आधार होते हैं। इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, तांबा प्रगलन उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग हो गया, ठीक है। तो ये सब उद्योग कौन से उद्योग है? आपके आधारभूत उद्योग। सिंपल सी बात है, समझ में आ चुकी होगी। आधारभूत उद्योग क्या है कि जो दूसरे उद्योगों के लिए आधार का काम करेंगे, ठीक है, तथा उनके संचालन और उनके निर्माण के काम में आते हैं, बस वो कहलाएंगे आपके आधारभूत उद्योग। चलिए अगला देखते हैं, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। देखिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, जैसा कि आप सब जानते हैं क्योंकि ये उद्योग से रिलेटिव चैप्टर का क्वेश्चन है, तो सारे जो पॉइंट रहेंगे वो उद्योगों से संबंधित ही रहेंगे। कारखानों की चिमनियों को ऊंची बढ़ानी चाहिए, ठीक है। उद्योगों में कम से कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए,
यानी कि कारखानों में किन क्या करना पड़ेगा कि जो कम प्रदूषण फैलाए वो ऐसी प्रौद्योगिकी, ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए। प्रदूषणकारी उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 नंबर का है, 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सड़क परिवहन के कोई 2 गुण बताने हैं। ठीक है, तो देखिए सड़क परिवहन का मतलब है कि जो सड़क है उसके कारण कौन कौन सी हमको विशेषताएं मिली, कौन कौन से हमको लाभ हुए, वही चीज आपको इसके अंतर्गत लिखनी है। जो सड़कें हैं वो उबड़ खाबड़ जगहों पर भी बनाई जा सकती है। आप जैसा कि जानते हैं कि रेल से यदि तुलना करें तो जो रेल है वो सीधी रेखा में गमन करेगी। ठीक है, इस उबड़ खाबड़ जगहों पर नहीं चलेगी रेल, लेकिन जो हमारी सड़क है वो उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में चला जाएगी। साथ ही साथ सड़कें जो है गाँवों को किससे जोड़ती है, शहरों से जोड़ती है। छोटी और कम दूरियों के लिए तीव्र गति के परिवहन के लिए सड़कें जो है द्वारा ही संभव है। ठीक है, मतलब छोटी और कम दूरी की जो वस्तुएं ले जाएंगे, मतलब कुल मिला के बात है कि कम दूरी तक पहुंचाएं। जैसे मान के चलिए 4-5 किलोमीटर तक सामान ले जाना तो वहां पर रेल का प्रयोग नहीं करेंगे। लंबी दूरी के लिए रेल है, लेकिन कम दूरियों के लिए और छोटी मोटी वस्तुओं को तीव्र गति से ज़्यादा तेज स्पीड से पहुंचाने के लिए सड़क के द्वारा इसे संभव बनाया जा सकता है। तो 3 लक्षण यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद है अगला है परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर। देखिए परिवहन के साधन और संचार के साधन, देखिए परिवहन का मतलब क्या है, वो धरती पर चलते जो। संचार मतलब क्या है, जो विद्युत तरंगों से संचरित होंगे। तो ये जल, धरातल और वायु पर चलते हैं। ठीक है, जल में भी चलेंगे, धरती पे मतलब धरती पर ही रहेगा सारी चीज, पर ये जो है ये विद्युत तरंगों से संचरित होते हैं। परिवहन के साधन यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, परिवहन के जो साधन हैं वो यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करेंगे, लेकिन जो ये विद्युत तरंगों से संचरित होंगे। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों ने लिखा हुआ है कॉपी, तो थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने उनके हिसाब से लिख दिया, वो तो आपको मैं क्वेश्चन आंसर उपलब्ध करा रहा हूँ इसलिए वीडियो बना दिया। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। पर आप संचार के साधन सूचनाओं और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये 2 अंतर आपके हो चुके हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 में है रेल परिवहन कहां पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है। ठीक है, तथा क्यों। जो रेल परिवहन है वो कहां पर अत्यधिक, मतलब रेल परिवहन के आपको यहाँ पर गुण बताने, कुल मिलाकर बातें आपसे पूछ ले कि रेल परिवहन के गुण बताइए, तो वो यही रेल परिवहन के गुण है। देखिए भारत में जो रेल परिवहन है वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन ने मैदानी भागों में अत्यधिक सुविधाजनक है, क्योंकि रेल यात्री तथा माल ढोने का यहाँ प्रमुख साधन है। जो रेल है वो किनको, यात्री और माल ढोने का एक प्रमुख साधन है। रेल एक परिवहन से कई तरह के कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, जैसे व्यापार, तीर्थ यात्रा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा तीर्थ यात्रा, माल की ढुलाई आदि। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ाते हैं। राज्य राजमार्ग से क्या आशय, राज्य राजमार्ग देखिए वे सड़कें जो राज्यों के विभिन्न जिलों को आपस में राजधानी से जोड़ेगी। ठीक है, ध्यान समझिए, जो राज्यों के विभिन्न जिलों को आपस में किससे जोड़ेगी, हमारी राजधानी से जोड़ेगी, वो राज्य राजमार्ग कहलाती है वे सड़कें। ठीक है, या फिर वो ऐसी सड़कें राज्य राजमार्ग सड़कें कहलाएगी और ऐसा मार्ग आपका राज्य राजमार्ग कहलाएगा। इसे राज्य महामार्ग भी कहते हैं। इसके विकास एवं रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य सरकार की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर देखिए, हायर परचेस क्या व्यवस्था थी। हायर परचेस जो है ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खरीदार वस्तुएं कर्जे पर खरीदते थे और उनकी जो कीमत है वो उन्हें साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। जो आजकल ये जो नाम है आप समझ सकते हैं, जिसको हम समूह कहते हैं। आज हर गांव में ठीक है समूह चलता है, उसमें क्या होता है, इनकी किस्त होती है 15 दिन की, कि 20 दिन की 1 माह की। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर साप्ताहिक 7 दिन की किस्त, जो भी है वो यही क्या है, हायर परचेस है। तो हायर परचेस एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खरीदार वस्तुएं किस पर लेते थे, कर्जे पर, और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। ठीक है, अब है अगला, वीटो या निषेधाधिकार का क्या अर्थ है। ठीक है, वीटो या निषेधाधिकार का के सहारे एक ही सदस्य की असहमति
किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने। ठीक है, सॉल्यूशन उपलब्ध कराना मेरा मुख्य उद्देश्य है, साथ में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। यही पेपर में आएगा, फिर बोल दूँ। ठीक है, जाबर कौन थे? जाबर क्या थे? मिस्त्री थे, सरदार थे। इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। उद्योगपति जो होते हैं वो नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए एक जाबर रखते थे। जैसे मान लिया मुझे कर्मचारी की जरूरत है, मजदूरों की जरूरत है, तो क्या मालिक जो है, कंपनी का मालिक, वो हर एक मजदूरों की सिलेक्शन करेगा क्या? ठीक है, तो वो कुछ ऐसे व्यक्तियों को रखेगा जो उनको, ठीक है, सारी चीज़ें सुविधाएं दे दे, यानी कि बाहर से जो मजदूर आए उन सबका इंटरव्यू ले ले, ये वगैरह वगैरह काम। तो इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जाबर रखते थे। कितने जाबर? एक जाबर। जाबर कोई भी पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। जाबर कैसे था? मतलब कोई भी जो पुराना कर्मचारी, जो उसका विश्वास के लायक कर्मचारी होता था, उसी बता लगाते थे, नहीं तो वरना पता चलेगी ऐसे फर्जी आदमी को रख ले, ठीक है, कंपनी को बर्बाद कर दे। औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय? नाम में ही लग रहा है औद्योगिक। औद्योगिक उत्पादन, उत्पादन का मतलब है पैदावार करना। अब किसमें? जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से। यानी आप इसको परिभाषा के रूप में और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसे लिख दीजिएगा कि ऐसा उत्पादन जो उद्योगों या फैक्ट्रियों में उत्पादित किया जाता है, ऐसा उत्पादन, ठीक है, या फिर जब कोई भी वस्तु, देखिए अब आप इस परिभाषा को ऐसा लिखिएगा, जब कोई भी वस्तुओं को फैक्ट्रियों या उद्योगों में उत्पादित किया जाता है या बनाया जाता है तो उसे, ऐसे उत्पादन को हम औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। कुल मिला के बात सारांश यही कि फैक्ट्रियों में जो भी सामान बनेंगी, वस्तुएं बनेंगी, वो कहलाएगी आपकी औद्योगिक उत्पादन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चेकबुक या गुटखा से क्या आशय है? देखिए, चेकबुक पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉकेट के साथ, ठीक है, मान के चलिए जैसे यहाँ पर ये आपका कवर है मोबाइल का, ठीक है, ये मोबाइल का कवर है, तो इतनी बड़ी जो आपकी, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसको बता ही देता हूँ आपको, यहाँ पर इस तरह का इतनी बड़ी जो बुक रहती है, ये चेक बुक है, ठीक है, ये इतना सा, ठीक है, ये। तो ये चेक बुक पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। ये 16वीं सदी में की मुद्रण क्रांति के समय बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थी। अगला है, कंपोजिटर व गेली क्या है? छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति, ठीक है, जो छपाई करने वाला व्यक्ति था वो कहलाता था कंपोजिटर, ठीक है भैया। और जिन धातुओं के फ्रेम पर जिसमें टाइप बिछाकर इबारत की जाती थी, मतलब कुल मिला के बात है जिस पर टाइप की जाती थी, जैसे पेज है, ये पेज तो हो गया आपका गेली, लेकिन जो कंपोजिटर है, अभी ये जो व्यक्ति इसको छापता था वो कहलाता था कंपोजिटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। पर ये क्या है, अभी पेज के ऊपर नहीं होती थी, धातु पेन पे की जाती थी पहले, ठीक है, पहले इतिहास हिस्ट्री के बारे में बात कर हो रही यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई? मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। कहाँ पर हुई? चीन में, जापान में, कोरिया में। यहाँ छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काट के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूंकि पतले छिद्रित कागज ये दोनों तरफ छिपाई करना संभव नहीं था, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली के किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी, ठीक है, याद करिएगा, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, यही पेपर में आने वाले हैं। गुटेनबर्ग कौन था? देखिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं ताकि मैंने बता दिया आपको, ताकि कम समय में मिल जाए, याद आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल रहता है सोशल साइंस का याद करना, और मैंने सबसे सरल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़ जो लैंग्वेज है बहुत ही सरल है, आप एक या दो बार पढ़ोगे जिसमें कंप्लीट होगा, ठीक है। वो तो आप एक साथ पूरे प्रश्न देख रहे थे, एक साथ एक तो याद नहीं हो सकते, ठीक है, आप सब जानते हैं, पर मैं एक साथ आपको उपलब्ध करा रहा हूँ ताकि आप इन्हें अच्छे से कवर कर पाएंगे। गुटेनबर्ग के जो पिता है व्यापारी थे। गुटेनबर्ग कौन था? तो गुटेनबर्ग का जो पिताजी है वो व्यापारी थे। वहाँ खेती की एक बड़ी रियासत
में पल बढ़कर बड़ा हुआ। कौन? गुटेनबर्ग कौन था? मतलब ये इसका जो बचपन है, ठीक है, वो मशीनों को देखते देखते ही बीता। मतलब इसका पिताजी तो एक बड़े व्यापारी थे, वो खेती के एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। कौन? गुटेनबर्ग। वहाँ बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आता था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी। ठीक है, जब कंपनी का उद्योगों को देखते देखता तो कंपनी ही खोलेगा भैया। ठीक है, अब किसान का बेटा किसान ही करेगा फिर वो तो। ठीक है, उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने की महारत भी हासिल की। तो ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं यहाँ से। गुटेनबर्ग के जो पिता थे वो व्यापारी थे, वहाँ खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वहाँ बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आता था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृति में गढ़ने की महारत हासिल की। ठीक है, और अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग कर उसने अपने नए आविष्कार में किया। ठीक है, उसने नए नए तरह के आविष्कार किए। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का एक एक उदाहरण देखना है। ठीक है, मछली पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, जो खेती बाड़ी से संबंधित है। ठीक है, कृषि करना भी आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है। द्वितीय क्षेत्र आएगा गन्ने से चीनी लाना, यानी उद्योग से संबंधित। तृतीय क्षेत्र जो है संचार वाला मैटर हो गया। ठीक है, चलिए इसी के अथवा में सेवा क्षेत्र क्या है? देखिए, वहां क्षेत्रक जिसकी गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से भिन्न होती है, जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि उत्पादन होने वाली वस्तुओं की प्रक्रियाओं में सहयोग करेगा, ऐसी गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र कहलाएगी। यानी कि कुल मिला के बात यह, ध्यान समझिए इसका मतलब क्या है। मतलब यह है कि प्राथमिक में, देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्राथमिक में है मछली पालन। जैसे अब मछली पालन यानी खेती बाड़ी की, जैसे मान लिया गन्ना उगाना आपका प्राथमिक हो गया। गन्ने से चीनी बनाना उद्योगों में बनी तो वो द्वितीयक आ गया। अब तृतीयक में क्या आएगा? उसकी सेवा, मार्केट में जो बिजनेस लेवल की जो काम होंगे वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत होंगे। ठीक है, चूंकि तृतीयक क्षेत्र वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का सृजन करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण आप बता सकते हैं, दर्जी, पुजारी, कॉल सेंटर के कर्मचारी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वहां है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करेगी। ठीक है, बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या है? वे कंपनियां जो एक से अधिक राष्ट्रों में अपने वस्तुओं का उत्पादन करती है, अपनी सेवाओं को देती है। ठीक है, वे कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगी और उत्पादित वस्तुओं को अनेक राष्ट्रों में बेचेगी। ऐसी कंपनियां आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाएगी। ठीक है, अगला है वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को लाभ हुआ? ठीक है, तो शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से नए नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। ठीक है, तो ये आपके 17 क्वेश्चन अभी तक पूरे हो चुके। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों को बताइए। देखिए, जैव विविधता का मतलब यह है कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की संख्या, दो चीजें इसमें, एक तो पेड़ पौधे भी आ गए और सारे जीव जंतु आ गए, तो इनकी कमी आ रही है। इसको कारक बताने कौन कौन से कारणों से इनमें कमी आ रही है कुल मिलाकर। तो पहला है, जंगलों में आग लगने के कारण जंगल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हुआ है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग आदि के निर्माण के कारण भी वन नष्ट हुआ है। पशुओं की खाल, मांस एवं हड्डियों के लिए जीवों का शिकार किया गया, जिससे कई जीव लुप्त हो गए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों मिलकर जैव विविधता कहलाएंगे। तो आप थोड़े से पॉइंट पौधे के लिख दिए यहाँ पर, पेड़ पौधों के, और थोड़े से जीव जंतु के। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, वन जो है पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, वनों एवं पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है, अतः यहाँ निम्न तथ्यों से स्पष्ट है। नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा, वन वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। किसको? वायुमंडल को। और वायु प्रदूषण को भी क्या करते हैं? कम करते हैं। वन वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, जो हमें वनों से लाभ है वही चीज हमें यहाँ पर बतानी है। इसके बाद अगला देखिए, वन जो है जलवायु को सम बनाए रखते हैं। वन जल के बहाव को रोकते हैं, जिससे भूमि का कटाव भी रुक जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए, यहाँ से
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से आपके जो प्रश्न हैं वो 3 अंक के क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू हो गए हैं। अब ये संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार गठित होती है, ठीक है, तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बड़े वीडियो बनेंगे वरना। ठीक है, आप तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए, इसके बाद देखिए एकात्मक शासन के दोष। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 20, टोटल 23 प्रश्न हैं और ये क्वेश्चन नंबर 20 का जो क्वेश्चन बचे हुए उसमें। अब अगला है केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में बताना है। तो यहां से देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आंसर का। इसके बाद में यहां से, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है या इसका आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, बच्चों ने नहीं लिखा है, यहाँ पर छूट गया। लौह और अलोह खनिज के बारे में बताइए। यहां से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 22 आपका बोल रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों लिया। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, पढ़िएगा, यही प्रश्न आने वाले हैं वार्षिक पेपर में आपके। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, ये प्रश्न हुए आंसर इसका, ये दूसरा स्क्रीनशॉट। और क्वेश्चन नंबर जो 23 इसमें किसी भी राजनीतिक दल में क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो ये है अपने विचारों के समर्थन में निरंतर जनमत तैयार करना। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और अब ये अंतिम यहाँ पर, और क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर, 3 अंतर है, 1 पॉइंट और बच्चों ने यहाँ पर नहीं लिखा, 4 नंबर का विषय आएगा।